हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल पिंटू जी के ट्रिक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम राजस्थान की भूगोल की क्लास में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले हाड़ौती के पठार का अध्ययन किया था। फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का अध्ययन किया, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती का पठार का अध्ययन किया। फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश का अध्ययन किया था। फिर 2 नंबर पर हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश को लिया, उसका अध्ययन कर चुके। अब अरावली का अध्ययन कर रहे थे कल की क्लास में। तो हमने उत्पत्ति देख ली थी अरावली की, किस काल में हुई थी और उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, और अरावली का विस्तार कहाँ से लेकर राजस्थान में कहाँ तक है, और भारत के संदर्भ में देखें तो उसका स्थान किन किन राज्यों में आ जाता है और किस केंद्र शासित प्रदेश में, वो भी अध्ययन कर चुके थे। और उसकी टोटल लंबाई अरावली की कितनी है और राजस्थान में उसकी लंबाई कितनी है, और उसको विभिन्न अलग अलग यानी तीनों राज्यों में क्या क्या नाम से जाना जाता है अरावली को। और बात करी थी कि राजस्थान में किस जिले से अरावली पर्वतमाला का विस्तार शुरू होता है और किस जिले तक है। और बात करें कि कल हमने उसका अक्षांशीय दृष्टि से विस्तार देखा, देशांतरीय दृष्टि से विस्तार देख चुके थे। और बात करें कि हमने देखा था कि उसकी सर्वाधिक ऊंचाई किस किस किन जिले में है और न्यूनतम ऊंचाई किन जिले में है। और कल हमने ये भी देख चुके थे कि अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी यानी उसका क्षेत्र ऊंची चोटियाँ किस जिले में है, और अरावली का क्षेत्रफल कितना है पूरे राजस्थान के संदर्भ में, और कितनी % जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार हम कल राजस्थान की अरावली के जो भौतिक प्रदेश है उसकी इतनी बात पर चर्चा कर चुके थे। आज हम सबसे पहले अरावली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं और उसकी आकृति कैसी है और उसकी ऊंचाई कितनी है, वर्तमान में ऊंचाई कितनी है, पहले उसकी ऊंचाई कितनी थी, उस पर चर्चा करते हैं। तो अपना आज का सेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले देखें अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषताओं के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है, इसको प्राचीन समय में यानी विष्णु पुराण में हमें अरावली पर्वतीय प्रदेश का नाम मेरू पर्वत के रूप में देखने को मिलता है या परिपत्र, और दूसरा एक सुमेरु पर्वत भी देखने को नाम मिलता है। और बात करें कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला यानी इसका भूभाग भौतिक भूभाग के रूप में किस रूप में है, तो ये वलन की क्रिया से अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ, ये चर्चा हम कल कर चुके थे। अब बात करें कि सबसे पहले कि विष्णु पुराण में इसका नाम क्या मिलता है अरावली का। विष्णु पुराण में अरावली का नाम, अगर विष्णु पुराण में अरावली का नाम की चर्चा करें तो मेरू पर्वत, या दूसरा नाम सुमेरु पर्वत नाम देखने को मिलता है। एक नाम और लिख सकते हो आप, परिपत्र पर्वत। अब बात करें कि इसकी वलन की क्रिया से अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ है। अब बात करें कि अरावली का विस्तार की अगर हम चर्चा करें कि अरावली का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो कल आपको मैंने समझाया था पूरा, एक बार और देख लो। ये अपना यानी भारत, तो राजस्थान के यानी अरावली का विस्तार देखें तो अरावली का विस्तार पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होता है। पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक अरावली का विस्तार है, दिल्ली तक। दिल्ली में अरावली पर्वतमाला का नाम मैंने आपको बताया था कि लास्ट सीमा अरावली की रायसीना की पहाड़ी है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, रायसीना की पहाड़ी। बात करें गुजरात का, पालनपुर कस्बा आ जाता है, पालनपुर गुजरात। अब बात करें कि इसका मूल स्थान यानी अरावली का मूल स्थान किसे माना गया, तो अरावली का मूल स्थान अरब सागर को माना गया है। अरब सागर को, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर तक यानी अरावली का विस्तार है। अरावली को विस्तार अरब सागर तक होने के कारण अरब सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है। अरब सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है, अरावली का पिता। अरब सागर को अरावली का पिता होने की भी संज्ञा दी गई है, यानी हम लिख सकते हैं कि अरावली का भाग, दक्षिणी भाग, अरावली का दक्षिणी भाग
अरब सागर तक होने के कारण इसे अरावली का पिता होने की संज्ञा, अरावली के पिता की संज्ञा दी गई है, की संज्ञा दी गई है, संज्ञा दी गई है। अब बात करें नेक्स्ट कि अरावली का हो गया, विस्तार हो गया। अब बात करेंगे अरावली की आकृति किस प्रकार की है, तो अरावली की आकृति की चर्चा कर लेते हैं हम। अरावली की आकृति, अरावली की आकृति यानी राजस्थान में अरावली की आकृति कैसी है, ठीक है। और पूरी अरावली यानी उत्तर से पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली की आकृति कैसी है, तो अरावली की आकृति के पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। तो अरावली की अगर बात करें कि अरावली की आकृति कैसी है, तो सबसे पहले हमें अरावली की आकृति तंदूरा वाद्य यंत्र के समान, तंदूरा वाद्य यंत्र के समान, ये तो आपने देखा ही होगा तंदूरा वाद्य यंत्र के समान कैसे है कि ये अपनी अरावली हो गई, ये अपना पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये हाड़ौती का पठार, यानी इसकी चर्चा कर चुके हैं इतने प्रदेश की। तो हम आज अब अरावली की चर्चा करें, फिर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बचेगा। तो अरावली का देखो इधर से आके इस प्रकार से अरावली का विस्तार है। तो तंदूरा वाद्य यंत्र किस प्रकार का था वो बताऊँ आपको। तो ये तंदूरा वाद्य यंत्र की आकृति अगर हम देखना चाहें, इस प्रकार से ही अरावली का विस्तार है। ठीक है, ये अरावली तंदूरा वाद्य यंत्र की आकृति इस प्रकार की होती है, जो तारों से जुड़ा रहता है। तो ये तत्वाद्य यंत्र है। एक बात ये भी याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है वाद्य यंत्र आपके टॉपिक में क्लास साइंस करते में तत्वाद्य यंत्र में तंदूरा आ जाता है, ठीक है। तो तंदूरा वाद्य यंत्र के समान हो गई। इसकी बात करें तो ये तंदूरा तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है। अब दूसरी बात करें कि आकृति किस प्रकार की है, तो अरावली की आकृति कान के समान है, कान के समान है, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, यानी अरावली को 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली। तो अगर अलग अलग बात करेंगे अरावली की उत्तरी भाग की आकृति कैसी है, उत्तरी भाग की अगर हम आकृति की चर्चा करें, उत्तरी भाग की आकृति और दक्षिणी भाग की आकृति, दक्षिणी भाग की आकृति, ठीक है। तो अब बात करें कि उत्तरी भाग की आकृति किस प्रकार की है, तो अरावली की उत्तरी आकृति भेड़ की पीठ के समान है, भेड़ की पीठ के समान है। और बात करें तो दक्षिणी भाग की आकृति आ जाती है पंजाकार, पंजाकार ये भी बता देता हूँ आपको किस प्रकार पंजाकार है। ये तो अरावली का उत्तरी भाग हो गया, ये मध्य भाग अजमेर वाला आ जाता है, और ये दक्षिणी भाग हो गया। तो ये दक्षिणी भाग ये देखो इस प्रकार से फैली हुई है, तो पंजा के आकार की हो जाती है पूरी, और ये भेड़ के पीठ के समान उत्तरी अरावली का आकार है। अब आगे की विशेषता की बात करें कि अरावली की और क्या विशेषताएं हैं, तो अरावली की नेक्स्ट विशेषता आ जाती है कि अरावली विश्व के जो प्राचीन वलित पर्वतमाला है उनका एक उदाहरण है। अरावली को एक प्राचीन वलित पर्वतमाला भी माना गया, यानी अरावली को विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला, प्राचीन पर्वतमाला, ठीक है। अरावली को विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट विशेषता की, अगर किसी पर्वत से तुलना करी जाए तो अरावली पर्वतमाला की अपलेशियन पर्वतमाला से तुलना की जाती है, जो कि यूएसए में है। तो अगर तुलना की बात करें अरावली की तुलना किससे की जाती है, तो अरावली की तुलना अपलेशियन पर्वतमाला से। अब बात करेंगे अपलेशियन पर्वतमाला कहाँ, तो यूएस से, ठीक है। तुलना अपलेशियन पर्वतमाला के समान अरावली पर्वतमाला, ठीक है। अब बात करेंगे
अगर अरावली की आपसे ऊंचाई पूछी जाएगी, अरावली की ऊंचाई कितनी है, वर्तमान समय में अरावली की ऊंचाई कितनी है, या फिर जब ये उत्पत्ति के समय प्री कैम्ब्रियन काल में जब अरावली की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम पर अरावली की ऊंचाई कितनी थी। तो बात करें अरावली की ऊंचाई की, अगर हम चर्चा करें अरावली की ऊंचाई, तो अरावली की ऊंचाई हमें देखने को मिलती है 9। अरावली की ऊंचाई तो वर्तमान स्वरूप में पूछा जाए वर्तमान में, और उत्पत्ति के समय ऊंचाई, तो वर्तमान समय तो में अरावली की अगर ऊंचाई पूछी जाए तो 930 मीटर आ जाती है, और उत्पत्ति के समय अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई थी 2800 मीटर, जो कि अपने जो प्राकृतिक जैसे जल वायु जल तापमान अपरदन के कारण अरावली की ऊंचाई क्या हुई है, घटती गई है, जिससे अब ये पर्वतमाला ना होकर ओनली पहाड़ियाँ ही बची हुई है। अब अरावली को पर्वतमाला ना कर अरावली पहाड़ियाँ की संज्ञा दी जाती है, यानी पहाड़ियाँ। क्योंकि मैंने आपको जब भौतिक प्रदेश स्टार्ट किया था तब बताया था कि समुद्र तल से 300 मीटर हो तो मैदान, समुद्र तल 600 से हो 600 तक हो तो क्या संज्ञा दी जाती है, 600 से 1800, 1800 से 2700, 2700 से अधिक हो तो पर्वतमाला की संख्या दी जाती है। तो 2800 से 2700 से अधिक है तो 2800 हो गई, तो 2800 है तो पर्वतमाला की संख्या दी जाती थी। अब है 930 मीटर, तो यह वर्तमान में पहाड़ियों की संख्या के रूप में। अब बात करें कि अरावली पर्वतमाला, अपनी जो अरावली पर्वतमाला है ये किस पर्वतमाला यानी अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण हो गया। और बात करेंगे इसकी ऊंचाई में निरंतर आपको देखने को मिल रहा है कि निरंतर इसके में कमी आ रही है कि उत्पत्ति के समय 2800 मीटर ऊंचाई थी और वर्तमान में देखें तो ओनली सिर्फ 930 मीटर ऊंचाई इसकी औसत ऊंचाई मिलती है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट विशेषता की हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की और क्या क्या विशेषताएं हो सकती है भारत के संदर्भ में। पहले देखें कि भारत के संदर्भ में अरावली की क्या विशेषताएं हो सकती है। तो भारत के संदर्भ में अगर हम भारत के संदर्भ में विशेषता देखें अरावली की विशेषता अरावली की, तो वो विशेषता आ जाती है जैसे मानो कि ये अपना भारत हो गया। ठीक है, बात करें ये भारत हो गया, ये अपना हिमालय हो गया, हिमालय, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट आ जाता है। और बात करें इसकी तो ये पश्चिमी घाट आ जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ आ जाती है भारत में, यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और बात करें भारत के संदर्भ में तो ये विंध्याचल का एरिया आ जाता है, विंध्याचल की पहाड़ियाँ और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, विंध्याचल। तो बात करें कि अरावली पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला और पश्चिमी घाट पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटियां भी अरावली पर्वतमाला में है, जो कि गुरु शिखर आ जाती है। और बात करें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य की ऊंची चोटियां देखें तो भी वो भी अरावली पर्वतमाला में माउंट आबू वो गुरु शिखर आ जाते हैं, जो कि ऊंचाई 1722। अब अरावली देखें कि अरावली कहाँ पर है, तो ये पालनपुर गुजरात से अरावली हो जाती है। ठीक है, अरावली हो गई। अब अरावली की अगर हम चर्चा करेंगे इसकी ऊंचाई चोटी, सबसे ऊंची चोटी तो वो आ जाती है गुरु शिखर हो गया। अब बात करें कि गुरु शिखर की अगर आपसे ऊंचाई पूछी जाए, गुरु शिखर की यानी ऊंचाई तो 1722, और अगर समुद्र तल से पूछी जाए तो वो 1727 मीटर देखने को मिलती है। ठीक है, अगर समुद्र तल से पूछा जाए तो 1727 नहीं 1722 ऑप्शन मिल सकता है। अब बात करें कि ये सबसे ऊंची चोटी हो गई जो कि सिरोही में है, गुरु शिखर सिरोही में। हिमालय पर्वतमाला और पश्चिम घाट के मध्य की ये सबसे ऊंची चोटी आ जाती है, कौन सी है, गुरु शिखर, जो कि अपने अरावली पर्वतमाला में है। और बात करें कि इसकी निरंतर ऊंचाई में कमी आ रही है और इसकी औसत ऊंचाई वर्तमान समय 930 मीटर और उत्पत्ति के समय क्या थी, 2800 मीटर थी। अब बात करें अरावली पर्वतमाला की और, तो अरावली पर्वतमाला को भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला होगी इसके पश्चिम में
जो नदियाँ निकलती है वो अरब सागर में, और पूर्व की ओर जाके नदियाँ निकलती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसके कारण अगर राजस्थान भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा तो ये जल विभाजक का कार्य करती है, जिससे 50 सेंटीमीटर से अधिक पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, और आपसे पूछा जाए पूर्व में तो 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश पूर्व में, और 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वो पश्चिम में अरावली की होती है। ये भारत के संदर्भ में होगी। अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाएगा आपको तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से कम और 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा अपने अरावली पर्वतमाला के यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार वगैरह में 50 सेंटीमीटर से अधिक आ जाती है। तो भारत के संदर्भ में अगर एक विशेषता वो लिखना चाहें तो भारत अरावली पर्वतमाला को अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें अरावली के पश्चिम में जो नदियाँ निकलती है वो अरब सागर में, और जो पूर्व में नदियाँ निकलती है वो क्या अरब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से बारिश भी अधिक होती है और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से बारिश क्या होती है, कम होती है। तो अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट विशेषता की। अरावली के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से बारिश कम, और अरावली से जो नदियाँ निकलती है अरावली से जो नदियाँ निकलती है पश्चिम में वो अरब सागर में अपना जल गिराती है, अरब सागर में। और बात करें जो अरावली की यानी पूर्व में अरावली के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश, और पश्चिम में जो नदियाँ निकलती है वो अरब सागर में अपना जल गिराती है, अरब सागर में जल गिराती है। और बात करें कि अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश, ठीक है। और बात करें कि पूर्व में अरावली के जो पूर्व में नदियाँ निकलती है जो अरावली के पूर्व में नदियाँ निकलती है वो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। अगर आपने अभी तक पीछे की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर नहीं देखे तो वो वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये अरब सागर की विशेषता यानी अरावली पर्वतमाला की विशेषता होगी कि जो पश्चिम में नदियाँ निकलती है वो अरब सागर में, और जो पूर्व में निकलती है वो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। अरावली 50 सेंटीमीटर से कम बारिश करती है और अरावली 50 सेंटीमीटर से पूर्व में ज़्यादा। हो गई बात अरावली के सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर बता दी आपको 1722 मीटर। और बात करेंगे अरावली की और क्या विशेषताएं हैं, तो अरावली की और विशेषता की बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो अरावली में चट्टान कौन सी पाई जाती है, चट्टान की बात करें तो अरावली में आग्नेय चट्टान पाई जाती है, आग्नेय चट्टान। अब बात करेगी टोटल आग्नेय यानी चट्टान 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान, जिसमें से अरावली पर्वतीय प्रदेश में आग्नेय चट्टान पाई जाती है। अब बात करें आग्नेय चट्टान राजस्थान में, अरावली भौतिक प्रदेश में पाई जाती है, अरावली में। अब बात करें कि आग्नेय चट्टान भी 2 प्रकार की होती है, बाह्य आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान। मैंने आपको हाड़ौती का पठार पढ़ाया था, तब बताया था कि आग्नेय चट्टान का बाह्य आग्नेय चट्टान का भाग है जो एक वो हाड़ौती के पठार में, और आंतरिक आग्नेय चट्टान है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है, जो कि आंतरिक आग्नेय चट्टान को ग्रेनाइट चट्टान की प्रधानता होती है, जो कि धारवाड़ क्रम की संरचना है, चट्टान है, जिसमें खनिज बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार मैंने आपको ये बात बताई थी पीछे। तो अब बात करेंगे आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार देखें कौन सा होता है, पहला प्रकार हो गया बाह्य आग्नेय चट्टान,
इसका अध्ययन हम हाड़ौती के पठार में कर चुके हैं। बाह्य आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान, इसका तो अध्ययन हमने हाड़ौती का पठार में किया था। यानी बाह्य आग्नेय चट्टान है वो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, हाड़ौती के पठार में। और बात करें आंतरिक आग्नेय चट्टान, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब बात करें कि धात्विक खनिज की प्रधानता आंतरिक आग्नेय चट्टान में पाई जाती है, और इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टान भी बोल सकते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टान, क्योंकि इसमें खनिज की धात्विक खनिज की मात्रा बहुत ही अधिक होती है अरावली भौतिक प्रदेश में। तो बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की। हम नेक्स्ट विशेषता अपनी क्या जाती है, अगर हम नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो अरावली में मिट्टी कौन कौन सी है, मिट्टी मृदा। अगर अरावली भौतिक प्रदेश में मिट्टी की बात करें कि अरावली भौतिक प्रदेश में मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो अरावली में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो लाल मृदा, इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है, जो कि अपने मक्का की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। आपको मालूम होगा कि मक्का सर्वाधिक, देखें कि मक्का का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो उदयपुर में, क्योंकि अरावली का भी विस्तार सर्वाधिक उदयपुर में आ जाता है। और बात करें कि मिट्टी हो गई, चलो मिट्टी लिख लेते हैं, फिर आगे कौन सी खनिज पाई जाती है, धात्विक अधात्विक खनिज। ठीक है, अब बात करें कि अरावली में मिट्टी, तो बात कर लेते हैं अरावली में मिट्टी, तो लाल मृदा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में इनसेप्टिसोल भी कहा सकता है। इनसेप्टिसोल नाम वैज्ञानिक नाम भी मिल सकता है आपको, इनसेप्टिसोल मिट्टी। ठीक है, अब बात करें ये इस मिट्टी में सर्वाधिक किस फसल के लिए उपयोगी होती है, तो ये मक्का के लिए उपयोगी होती है, मक्का के लिए सर्वाधिक उपयोगी, मक्का के लिए सर्वाधिक उपयोगी। तो आपको पता ही होगा मक्का सर्वाधिक राजस्थान में बात करें तो उदयपुर में सर्वाधिक होता है, उदयपुर में। ठीक है, ये बात होगी अपनी मक्का फसल की। और बात करें कि विश्व के संदर्भ में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो वो अमेरिका यूएसए में पाई जाती है, उससे वहाँ पर भी सर्वाधिक मक्का होता है, इसीलिए यूएसए को मक्का की पेटी भी संज्ञा दी गई है, मक्का की पेटी। ठीक है, अब बात करें कि धात्विक खनिज, मैंने आपको खनिज बता दिया अरावली में कि अरावली खनिज के मामले में, यानी धात्विक और अधात्विक खनिज के मामले में सबसे आगे, यानी अरावली भौतिक प्रदेश में खनिज सर्वाधिक मात्रा में है। अब बात करें कि पेयजल, अरावली के अंदर अनेक जिले हैं जो कि पेयजल व सिंचाई जल भी उपलब्ध करवाती है। और बात करें वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से तो अरावली में सर्वाधिक है। और बात करें कि किस जिले में, तो उदयपुर में आ जाते हैं। और अरावली में अगर जनजातियों की दृष्टि से देखें कि अरावली में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, तो अरावली में राजस्थान की लगभग जनजाति अरावली भौतिक प्रदेश में पाई जाती है। इसीलिए अरावली को किसकी संज्ञा दी गई है, आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थल की संज्ञा भी अरावली को दी गई है। ठीक है, यानी अरावली को, ये पॉइंट लिख सकते हो, अरावली को आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली की संज्ञा दी है, क्योंकि सर्वाधिक जनजाति अरावली में ही है। और बात करें नेक्स्ट विशेषता की, अरावली में और क्या विशेषता आ जाती है, तो अरावली की और बात करें कि पहले कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, तो अरावली में गरासिया जनजाति, मीणा, भील, डामोर, कथोड़ी। और बात करें तो सांसी के बाद में अगर बात करें सहरिया जनजाति भी पाई जाती है। अब बात करें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो हम बात करें मीणा जनजाति का हम बात करें कि सर्वाधिक तो जयपुर जिले में आ जाती है मीणा जनजाति। जयपुर में सबसे शिक्षित जनजाति भी यही है, मीणा जनजाति जयपुर में। मीणा जनजाति के बाद में गरासिया जनजाति आ जाती है, गरासिया जनजाति की बात करें तो गरासिया सिरोही में सर्वाधिक है।
और बात करें नेक्स्ट जनजाति की तो मीणा हो गई, ग्रासिया हो गई, बाद में ले लेते हैं भील। अगर भील की बात करें, भील उदयपुर में, और भील जनजाति ये सबसे प्राचीन जनजाति भी है, और सर्वाधिक जनजातियों में सर्वाधिक प्रतिशत मीणा जनजाति का मैंने आपको बता दिया जयपुर में है, और सबसे शिक्षित जनजाति भी मीणा है। और बात करें कि कथोड़ी जनजाति आ जाती है, फिर कथोड़ी जनजाति की अगर हम बात करें कि किस जिले में है, तो कथोड़ी राजसमंद जिले में, राजसमंद में। और बात करें मीणा, ग्रासिया, भील, कथोड़ी, फिर डामोर ले लो, डामोर जनजाति, डामोर सर्वाधिक डूंगरपुर में। फिर बात करें सांसी जनजाति की बात कर लें तो ये भरतपुर में आ जाती है सर्वाधिक, भरतपुर में। और डामोर जनजाति की अगर बात करें तो डामोर तो लिख लिया हमने, ग्रासिया, भील, कथोड़ी, डामोर, सांसी। फिर सहरिया बच गई ना एक, सहरिया जनजाति की अगर बात करें तो सहरिया जनजाति सर्वाधिक 12 डिस्ट्रिक्ट में। अब बात करें कि ये जनजाति अपने राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश में सर्वाधिक है, तो ये अरावली पर्वतीय प्रदेश में क्या है कि स्थानांतरित कृषि करती रहती है, जिसे जूमिंग कृषि भी कहते हैं। यानी ये अपने पेट पालने के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए खेती करती रहती है, जो कि एक स्थानांतरित कृषि के रूप में करती है, यानी स्थान बदलती रहती है और आगे चलती रहती है, तो उसे स्थानांतरित कृषि या जूमिंग कृषि की संज्ञा दी गई है, जो कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में सर्वाधिक करती है। अब बात करें कि यह जनजाति अपने जो स्थान बदलकर कृषि करती है, वो अलग अलग नामों से इनकी कृषि को जाना जाता है। तो हम बात करें कि मीणा जनजाति जो स्थान बदल कर कृषि करती है, उसका क्या नाम है, भील का क्या, डामोर, सहरिया। ठीक है, तो बात करें कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्रासिया जनजाति द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं, जूमिंग कृषि। राजस्थान में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है जनजातियों के द्वारा, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि या जूमिंग कृषि भी बोल सकते हो, जूमिंग कृषि वो सर्वाधिक, जूमिंग स्थानांतरित कृषि सर्वाधिक अरावली पर्वतीय प्रदेश में की जाती है, यह बात मैंने बता दी। और जनजाति करती है अरावली पर्वतीय प्रदेश में। अब बात करें कि कौन कौन सी ये कृषि करती है, तो सबसे पहले ग्रासिया जनजाति ले लो, ग्रासिया जनजाति जो स्थान बदल कर कृषि करती है, यानी ग्रासिया जनजाति द्वारा स्थानांतरित कृषि। तो वो कृषि आ जाती है वालरा। और बात करें कि भील जनजाति द्वारा स्थानांतरित कृषि, तो वो आ जाती है भील के द्वारा चीमाता। इस स्थानांतरित कृषि या जूमिंग कृषि के ये नाम है अलग अलग जनजातियों में, चीमाता आ जाती है। और बात करें सहरिया जनजाति द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है, वो वात्रा आ जाती है, वात्रा। फिर बात करें एक जनजाति डामोर और बच गया, डामोर जनजाति के द्वारा की जाती है कृषि, वालरा, चिमाता, वात्रा। ये वालरा है, वात्रा हो गई। फिर दजिया, डामोर के द्वारा दजिया कृषि की जाती है। और बात करें कि मीणा तो वर्तमान में सर्वाधिक शिक्षित है, तो ये स्थान बदल कर कृषि नहीं करती है। ठीक है, बात करें मीणा की, भील हो गया, ग्रासिया हो गया, सहरिया हो गया और डामोर हो गया। इस प्रकार हमने जो जनजातियां स्थान बदल कर कृषि करती है उस पर चर्चा कर ली। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, अरावली में जो नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ का उद्गम स्थल है, यानी अरावली से सर्वाधिक, राजस्थान की सर्वाधिक नदियाँ अरावली भौतिक प्रदेश से ही इनका उद्गम होता है। तो बात करेंगे उद्गम स्थल अरावली का, कौन कौन सी नदियों का उद्गम स्थल अरावली पर्वतीय प्रदेश में है। तो अरावली से उद्गम होने वाली नदियाँ, अरावली से उद्गम होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो बात करें सबसे पहले, अगर बात करें कि कांतले नदी,
तो सीकर की खंडेला पहाड़ियों से निकलती है। कांतली नदी, अगर डिस्ट्रिक्ट भी साथ में लिखो तो सीकर से कांतली नदी होगी। आपसे पूछी जाएगी साबी नदी, साबी नदी वो उदयपुर से आ जाती है। और पूछी जाए साबी नदी के बाद में रूपारेल नदी, रूपारेल नदी अगर पूछी जाए तो अलवर आ जाता है। और पूछा जाए बाणगंगा नदी, बाणगंगा, बाणगंगा नदी वो भी उदयपुर से आ जाती है। और बात करें कि जाखम नदी आ जाती है, एक प्रतापगढ़ में जाखम नदी आ जाती है, वो प्रतापगढ़ में आ जाती है। और बात करना चाहें तो बनास नदी देख लो साथ में, बनास नदी वो उदयपुर से, बनास राजसमंद, राजसमंद से बनास नदी होगी। जाखम प्रतापगढ़ बाणगंगा उदयपुर से, रूपारेल अलवर साबी उदयपुर, कांतली सीकर से होगी। और बात करें कि मेनाल नदी, कहने का मतलब है कि अरावली से ही सर्वाधिक नदियां राजस्थान की अरावली भौतिक प्रदेश से ही निकलती है। तो मेनाल चित्तौड़गढ़ आ जाता है, मेनाल में चित्तौड़गढ़, बनास राजसमंद मेनाल चित्तौड़गढ़, ठीक है। और बात करें तो पश्चिम बनास नदी सिरोही में आ जाती है, लूणी अजमेर से निकलती है, वो भी अरावली से निकलती है। और बाणगंगा मैंने आपको बता दी उदयपुर वाली, ठीक है। इस प्रकार राजस्थान की लगभग नदियों का उद्गम किससे, अरावली भौतिक प्रदेश से ही होता है। तो इस प्रकार हमने अरावली की जो मुख्य विशेषताएं थी वो देख ली। कि आज हमने सबसे पहले देखा था कि राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है, तो तंदुरे के समान मैंने आपको बताई थी आकृति अरावली की। और अरावली को विष्णु पुराण में किस नाम से जाना जाता था, मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत, पत्थर पर्वत है। और अगर बात करेगी अरावली का पिता किसे कहा जाता, तो अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है, अरावली का पिता कहा जाता है, जो कि पालनपुर गुजरात से अरावली का संपूर्ण विस्तार है। और बात करी थी कि विश्व की ये प्राचीनतम वलित पर्वतमाला आ जाती है अरावली, जिसकी तुलना अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है, यूएसए का है। वर्तमान ऊंचाई इतनी है 930 और 2800 उत्पत्ति के समय थी। और बात करी थी कि अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक, ये पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और बात करें राजस्थान का महान जल विभाजक किसे कहा जाता है, ये भी हम अध्ययन करेंगे आगे। और अरावली के पश्चिम में कितनी 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, और पूर्व में अधिक बारिश होती है 50 सेंटीमीटर से। और जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है वो अरावली की जो पूर्व में नदियाँ निकलती है वो बंगाल में, और पश्चिम में निकलती है वो अरब सागर में अपना जल गिराती है। इस प्रकार हमने फिर चट्टान देखी कि अरावली भौतिक प्रदेश में कौन सी चट्टान है, तो वो आग्नेय चट्टान आ जाती है। और फिर हमने बात की थी कि फिर हमने आज देखा कि मिट्टी कौन सी है, तो अरावली में लाल मृदा है, इनसेप्टी सोल मृदा है। और इसमें कौन कौन सी, अरावली भौतिक प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है, वो ग्रासिया, भील, मीणा, कथोड़ी, डामोर, सांसी, ये देख लिया। और अरावली को आदिवासी जनजाति सर्वाधिक होने के कारण आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली की संख्या भी दी गई है। और बात करें कि स्थानांतरित कृषि की जाती है जनजातियों के द्वारा, जिसे जूमिंग कृषि भी कहते हैं। और ग्रास्य जनजाति के द्वारा जो कृषि की जाती है, ये वालरा, ये खासकर ये भी पॉइंट याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ग्रासिया जनजाति के द्वारा वालरा, भील के द्वारा चिमाता, सहरिया द्वारा वात्रा, डामोर तजिया के द्वारा। और अरावली से जो उद्गम नदियों का होता है वो नदियां देख ली, कांतली, साबी, रूपालेल, बाणगंगा, जाखम है। और बनास, पश्चिम बनास भी ले सकते हो, इसमें लूणी नदी आ जाती है, ठीक है। इस प्रकार हमने आज अरावली का अध्ययन किया। अब नेक्स्ट क्लास में कल और देखेंगे आगे चर्चा। चलो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।